बात है आपके अपने YouTube चैनल मुरादी पीवा में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या को शुरू करने वाले हैं। देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वन बाय वन करके हम पूरा चैप्टर को डील करेंगे, तो आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो को देखते रहिएगा और उसको एक फेयर कॉपी में नोट करते जाइएगा। आज हम देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में, देखते हैं क्या होता है वास्तविक संख्या। उसको देखने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी संख्या के बारे में ले लेते हैं। संख्या क्या होता है, तो संख्याओं का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है संख्या को। सबसे पहला जो होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, और तीसरा काल्पनिक संख्या जिसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। हमको जो यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। काल्पनिक नंबर ये 12th में पढ़ाया जाता है, आयोटा सब के बारे में, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे क्या होता है आयोटा और काल्पनिक संख्या। हमको यहाँ पे काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। और इस वास्तविक संख्या का भी कई वर्गों में बांट दिया गया है, तो हम एक एक करके सबके बारे में देखते हैं कि क्या होता है वास्तविक संख्या। सबसे पहले हमको जो पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले हमको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। अब हम देखते हैं कि वह प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो देखो, किसी भी चीज़ को तुम काउंट करते हो तो कैसे काउंट करते हो। मान लो तुम लोग को हम कोई चीज़, या मान लो आम का एक कटोरी है और मतलब टोकरी है, और उसमें हम तुमको बोले आम को काउंट करो, तो कैसे काउंट करोगे? 0 गो आम, 1 गो आम, 2 गो आम, 3 गो आम, ऐसे काउंट करोगे? नहीं। कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 इस प्रकार से काउंट किया जाता है। तो उसी को कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या, मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब तुम ही बताओ कहाँ से गिनती की संख्या स्टार्ट होगा। तो गिनती की संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होती है। तो जैसे देखो, हम यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5 6, और ये चलते चलते कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिट तक, अनंत तक। तो ये होता है प्राकृतिक संख्या। अगर तुमको परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हो। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या लिखोगे? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका जो अगला पार्ट आता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो इसी गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जब गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब लोग सर पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से चलते चलते ही इन्फिनिट तक चलते जाता है। अगला जो हमको पार्ट पढ़ना है उसको कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। क्या होता है ये पूर्णांक संख्या? तो पूर्णांक संख्या, देखो अभी तक जो हम संख्या पढ़े थे, पहले तो हम प्राकृतिक संख्या पढ़े। प्राकृतिक संख्या में कहाँ से स्टार्ट किए थे हम? 1 से। कहाँ से स्टार्ट किए थे? 1 से स्टार्ट किए थे। अब अगला जो पार्ट देखे, तो अगला पार्ट देखे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में कहाँ से स्टार्ट किए थे? 0 से। 0 से लेकर के अनंत तक चलता रहता है। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ अधूरा है। क्या अधूरा है? मान लो अगर निगेटिव संख्या आ गया तो उसको कहाँ रखेंगे? तो उसके लिए एक अलग फैमिली बना दी गई जिसका नाम दिया गया है पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या में क्या होता है? पूर्णांक संख्या में 0 भी होता है, पॉजिटिव संख्या भी होता है और निगेटिव संख्या भी होता है। मतलब ऐसी संख्या पद्धति या ऐसी संख्या का फैमिली जिसमें 0 भी हो, धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिभाषा लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। अब देखो, इस पूर्णांक संख्या को कई वर्गों में, मतलब कई तरीके से बांटा गया है। जैसे देखो, इस इधर वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक। और इधर वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इधर वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, और इधर वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और इसको और देखेंगे तो हम इसको बताओ किस प्रकार से और बांट सकते हैं। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको हम इस आधार पर बांट सकते हैं कि जिसमें 2 से भाग लगता है उसको एक अलग फैमिली बना देते हैं, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है उसको एक अलग फैमिली बना देते हैं, जिसमें 2 से भाग लगता है उस फैमिली को नाम दिया गया सम संख्या। जिसमें 2 से भाग लगता है उस फैमिली का नाम दिया गया सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे। ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे उसे हम कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं उसे? सम संख्या। अब बोलो बताओ, सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा सम संख्या? नहीं। 1 से स्टार्ट होगा सम संख्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बताओ, 1 में 2 से भाग लगबे नहीं करेगा। 1 में 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? 2 क्या हो जाएगा? सम संख्या। अगला बताओ, 3 सम संख्या होगा? नहीं। कहाँ से होगा? 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, इसी प्रकार से चलते चलते वो कहाँ तक चला जाता है? इन्फिनिटी तक। तो ये रहा सम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? तो इसका अपोजिट ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ? 1 में 2 से भाग लगता है? नहीं। तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इसी प्रकार से चलते चलते वो कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये रहा सम संख्या और
विषम संख्या। अगला जो पार्ट है उसको कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? तो ऐसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे, मतलब विभाज्य हो, कम से कम उसका 3 फैक्टर हो। फैक्टर क्या होता है? जो उस संख्या को प्रॉपर वे में काट दे, मतलब उसको पूरा पूरा काट दे, उसे हम कहते हैं फैक्टर। तो ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा उससे कोई मतलब नहीं है हमको, कम से कम 3 फैक्टर हो, उसे हम कहते हैं सम संख्या, उसे सॉरी कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या क्यों नहीं है? एक भाज्य संख्या क्यों नहीं है? अब बताओ दो भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका हम अब ये बोले कम से कम दो भी भाज्य संख्या नहीं है। दो भाज्य संख्या है? नहीं है। अगला हम देखेंगे, बताओ 3 भाज्य संख्या है? 3 भाज्य संख्या है? नहीं है। 4 भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि कम से कम हम बोले अभी इसका 3 फैक्टर होना चाहिए। कितना फैक्टर होना चाहिए? 3 फैक्टर होना चाहिए। इसका देखो, एक तो है ये है, उसके बाद 2 से भी कट रहा है, और 3 से नहीं 4 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। देखो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। अगला बताओ 5 भाज्य संख्या है? नहीं है। 6 भाज्य संख्या है, क्योंकि देखो ये 2 से कट रहा है, उसके बाद 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। इसका कम से कम कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है। तो मतलब मेन ये बात ध्यान रखना है कि जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 3 फैक्टर होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अगला है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसका जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से न कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। मतलब ऐसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बताओ एक अभाज्य संख्या है, इसका भी तुम कमेंट करोगे एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, अगले वीडियो में बताएंगे। आगे हम देखते हैं, बताओ 2 अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, तो हम क्या बताएं? अभाज्य संख्या का कितना फैक्टर होता है? केवल 2 फैक्टर होता है। इसका देखो, एक तो ये 1 से कट रहा है और एक ये 2 से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या है कि नहीं है? सॉरी अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो ये 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 नहीं होगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद इसी प्रकार से ये चलते रहेगा। तो ये रहा भाज्य संख्या। अब देखो इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, तुमसे पूछेगा कि बताओ पूर्ण संख्या का स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। उसके बाद बताओ सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। उसके बाद तुमसे पूछेगा बताओ विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगा। और इसमें देखो ज़्यादा इसमें क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करता है। तुमसे पूछेगा बताओ ऐसा कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है? तो 1 एक ऐसा संख्या है जो सम रहते हुए भी क्या है? ये अभाज्य संख्या है। ये तुमसे 100% क्वेश्चन पूछेगा, बताओ एक ऐसा संख्या बताओ जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो ये सम भी है और अभाज्य संख्या, इसको याद रखना। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तुमसे पूछेगा बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो समझेगा। उसके बाद तुमसे पूछेगा बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 हो जाएगा। मतलब उसमें तुमको ये जब पता रहता है तो तुमको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो तुम उसको जवाब दे सकते हो। इसका डायरेक्ट यूज तो नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट यूज बहुत होता है। जैसे कि तुम AP चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें पूछेगा 4 सम संख्या लीजिए, 5 विषम संख्या लीजिए, 4 धनात्मक पूर्णांक लीजिए। तुमको पता रहेगा धनात्मक पूर्णांक तब ना, तो क्या होता है जो पॉजिटिव संख्या रहता है जिसमें माइनस वाला नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। और जो निगेटिव वाला रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या रहता है। तो आई होप कि तुम लोग को ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला वाला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है? मिटा दे इसको। अगला जो पार्ट है वो होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अगला जो है परिमेय संख्या। क्या होता है ये परिमेय संख्या? तो देखो ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सके, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके, मतलब ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सके उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होता है q नॉट इक्वल टू 0 होता है। q नॉट इक्वल टू 0, तो इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में और डिटेल में बताएंगे अगले वीडियो में, और वहाँ पे जो यूक्लिड विभाजन परिमेयका के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे और डिटेल में परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। अभी सिर्फ परिभाषा देख लेते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। अगला है अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसका अपोजिट होता है ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में न लिख सके, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में न लिख सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। न लिख सके, ऐसी संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में न लिख सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो तुम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट कर दो। और अगला पार्ट हम कल जस्ट तुरंत अगर इसका इंट्रोडक्शन वाला कल पार्ट दे देंगे, तो उस वीडियो को भी देख लेना और इसको सही तरीके से देख करके और इसको नोट करते जाना। जितने भी परिभाषा बोले उसको नोट करते जाओ कॉपी में और देखते जाओ। एगो ये पार्ट हो गया और एगो कल वाला पार्ट बनाएंगे, थ्योरी वाला पार्ट। उसके बाद तुम्हारा थ्योरी खत्म, उसमेय यूक्लिड विभाजन परिमेयता के बारे में बताएंगे। तो तुम्हारा इससे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम पहले थ्योरी वाला वीडियो देंगे, उसके बाद चैप्टर वाला एक्सरसाइज वाला वीडियो देंगे। तो उसी से तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर अप हो जाते जाएगा। तुम अगर प्रॉपर वे में वीडियो देखते हो तो तुमको पूरा चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो मैथ भारी नहीं है, मेन रीज़न ये होता है कि उसको हम सही तरीक़े से पढ़ते नहीं हैं, मतलब समझने वाली बात को रटना स्टार्ट कर देते, इसीलिए हमको मैथ भारी लगता है। असल में मैथ भारी नहीं है, अगर मैथ तुम सही से पढ़ते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और तुमको ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर तुम सही से ठान लो तो मैथ में 100 से 100 मार्क उठा सकते हो, 100 में 100 उठा सकते हो, आराम से उठा लोगे। जैसे जैसे वीडियो देते हो तुम देखते जाओ और आराम से 100 में 100 ले करके आना इस बार, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे हम डेली एक एक वीडियो डालते चलेंगे और तुम्हारा मैथ का सिलेबस कवर अप होते चले जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक लाइक और कमेंट कर देना और इसी प्रकार से वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।